नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में भारत की ताकत का जिक्र हो रहा है। दुनिया के सभी देश भारतीय सेना के पराक्रम और हमारी सैन्य शक्ति की तारीफ करते दिख रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को मैसेज दिया तो उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की, स्वदेशी शक्ति की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने बड़ी सटीकता के साथ सीमा पर आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया। पूरी दुनिया ने भारत की स्वदेशी हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत देखी। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिखा। भारत के पास करीब 80% स्वदेशी हथियार हैं। वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जंग के लिए चीन और तुर्की जैसे देशों पर निर्भर है। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही। तो 90 घंटे में भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया में अभी तक कोई देश करके नहीं दिखा पा रहा है। दुनिया में जो लड़ाई चल रही है उससे भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई इस वजह से अलग है क्योंकि भारत ने अपने हथियारों के दम पर पाकिस्तान को 90 घंटे में अपने घुटनों पर ला दिया, उसके एयरबेस तबाह कर दिए। कैसे मुमकिन हो पाया और ये कितनी बड़ी ताकत भारत के लिए है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर हमारे साथ हैं, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एएस पहल साहब हमारे साथ हैं और कर्नल तेज टिक्कू सर हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। के सिन्हा सर, अगर 3 शब्दों में इस लड़ाई को समझें तो हाई टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर और सटीक निशाना, इन्हीं तीनों शब्दों के इर्द गिर्द ये पूरी लड़ाई घूमी जिसमें पाकिस्तान घुटनों पर आया। प्राची, जय हिंद। देखिए, आपने तो 3 पॉइंट बिंदुओं के ऊपर पूरा समेट दिया और एग्जैक्टली यही है जब हम निचोड़ निकालते हैं किसी भी लड़ाई का। और ये एक रिट्रीब्यूशन जो आपने देखा, जो 90 घंटे की आपने बात की, इसमें यदि कोई चीज़ निचोड़ करके आती है तो वही है हाई टेक्नोलॉजी और एक प्रिसीजन है। और उसके बाद आप एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, उसमें है सिनर्जी, जिसको हम इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी कहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में बताया कि कैसे इसमें टेक्नोलॉजी का, कितने हमारे टेक्नीशियन, हमारे सैटेलाइट, हमारे जो कर्मीज़ हैं जो पीछे की तरफ से कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा। तो इसी को कहते हैं एक इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड। और जो 21st सेंचुरी का बैटलफील्ड मिलियो है जिसको हम देखते हैं, ये इसी चीज़ का मिशन है। और सभी चीज़ की अपनी अपनी एक टाइम फ्रेम में रिट्रीब्यूशंस होती है। तो हमने फर्स्ट फेज़ का रिट्रीब्यूशन देखा जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का बहुत बड़ा योगदान। ये फिर दूसरे फेज़ में जाता है जहां, और तीसरे फेज़ में पूरा कॉन्टैक्ट होता है। तो एक नॉन कॉन्टैक्ट का आपने फेज़ देखा है और एग्जैक्टली ये 90 मिनट का जो रिट्रीब्यूशन था, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये थमा है केवल, और उसका रिट्रीब्यूशन देखें। उसके और सारे आयाम हैं जो अब धीरे धीरे करके सामने आएंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त जहां जहां लड़ाई चल रही है बहल सर, उस लड़ाई को देखें और भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को देखें तो फर्क इतना है कि उन देशों की लड़ाई चल रही है मांगे हुए हथियारों पर। यहां जो लड़ाई हुई है, यहां जो भारत ने करके दिखाया, वो अपने दम पर करके दिखाया है। मॉडर्न वॉरफेयर कैसे जीता जाता है, कैसे टेक्नोलॉजी के सहारे अपने दुश्मन को पस्त किया जाता है, ये भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्राची जी। सबसे पहले इशू आ जाता है कि आपके लड़ाई में हमेशा ऑब्जेक्टिव और गोल जो होता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप देती है, और क्या हमने वो गोल अचीव किया और कैसे किया। अभी आप देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध को अब 3.5 साल होने जा रहे हैं, वो तो युद्ध का कोई अंत ही नहीं दिख रहा। उधर देखें गाजा पे 1.5 साल से ऊपर हो गया है, उस पे भी एक 363 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी का युद्ध नहीं खत्म हो रहा। इतनी टेक्नोलॉजी भी हाई इस्तेमाल कर रही, लेकिन हमारा 90 घंटे के अंदर हमने पाकिस्तान को घुटने टिका दिए थे और उनको फोर्स किया था कि दूसरे देशों के पास जाके वो बोले कि ये लड़ाई को रुकवाइए, इन ऑपरेशंस को रुकवाइए, नहीं तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो चीज आपने कही, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स ने, चाहे वो ब्रह्मस था जो कि सुपरसोनिक एयर लॉन्च भी है, ग्राउंड लॉन्च भी है और सी लॉन्च भी है, सबमरीन लॉन्च भी है, आकाश तीर जो कि कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम जो टोटल इंडिजिनस है, आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर जिसका हमने एडवांस वर्जन भी बना लिया है 70 से 80 किलोमीटर का, संयुक्ता, धर शक्ति, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, नागास्त्र ड्रोन है, स्काई स्ट्राइकर वो भी ड्रोन है, और साथ में काउंटर ड्रोन सिस्टम जो हमने बनाए, जिसकी वजह से जब पाकिस्तान ने 600 ड्रोन भेजे तो हमारा आकाश तीर और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स इतने अच्छे साबित हुए कि एक ढाल की तरह उन्होंने किसी ड्रोन का भी नुकसान नहीं होने दिया। तो जहां भारत के सिस्टम्स एकदम सिद्ध हुए, वहां पाकिस्तान के सिस्टम्स आपने देखे, PL-15 गिरी हुई हमको मिली, अब हम बताएंगे वो एक्सपोर्ट वर्जन है कि नहीं है, और दूसरे जो उनके मिसाइल्स थी उनको भी शूट डाउन करके, आपको याद होगा ट्रक में लेके जा रहे थे मिसाइल्स को, चाहे वो फतेह 2 थी या कोई और मिसाइल्स थी, और उनके ड्रोन तो हमने बॉर्डर से ही हिट करने शुरू कर दिए थे। तो जो रोल हमारी टेक्नोलॉजी जो इंडिजिनसली प्रोड्यूस थी उसने प्ले किया, और जिस तरीके से क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शंस थे और जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस ने इंटीग्रेट होकर जो प्रिसाइज अटैक किए बेस्ड ऑन प्रिसाइज इंटेलिजेंस, घर में घुस के उनको मारा। और एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, भारत ने पाकिस्तान में घुस के मारा, बताया उनको, और उसके बाद आज विश्व को भी जागृत कर रहे हैं। तो एक चीज तो होती है मारना, दूसरी होती है बताना, और तीसरी चीज होती है विश्व को जागृत करना। बिल्कुल, पाकिस्तान के सीने पर वार किया है, ये रक्षा मंत्री भी कहते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान जो ये कहता रहा कि हम बॉर्डर से कुछ हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ड्रोन से हमला करने की कोशिश करता रहा, जिसने बड़े बड़े निशाने लगाने की कोशिश की, लेकिन एक भी निशाना उसका लगा नहीं। भारत ने जब अपनी सटीकता दिखाई, अपना सटीक निशाना लगाया, तो हम 100 किलोमीटर अंदर भी घुसे, हमने उनके एयरबेस को भी तबाह किया, हमने उनकी आर्मी को भी नुकसान पहुंचाया, और आतंक के जो टेरर कैंप थे उनको तो ध्वस्त भारत ने अपनी पहली कार्रवाई में भी कर दिया था। तो टिक्कू सर, ये आत्मनिर्भर भारत की छवि है। पाकिस्तान जो दूसरों के बलबूते पर ये जो लड़ाई है वो लड़ना चाहता है, कभी चाइना से मदद ले रहा है, कभी तुर्की से मदद ले रहा है, उनके हथियारों से भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, और भारत 80% से ज्यादा आत्मनिर्भर यानी भारत में बनाए हुए हथियारों से ये लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें जीत हासिल की। प्राची जी, ऐसा है कि हमें एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि ये जो आत्मनिर्भरता पर हमारा एम्फेसिस रहा है, ये पिछले 7-8 साल का है, क्योंकि उससे पहले हमारी जो DRDO थी या बाकी हमारे जो इंस्टीट्यूशन थे जो आर्मामेंट्स बनाते थे, मेरे ख्याल से वो उनका मेरे ख्याल से नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि हमारे कई सारे प्रोजेक्ट जैसे तेजस है, कई सारे प्रोजेक्ट हमारे पास जो हैं वो लटके हुए थे, और ये पिछले 6-7 साल से ही जितना भी हमने आत्मनिर्भरता हासिल की है, पिछले 7 साल की देन है ये। और मैं मानता हूँ कि अगर ये जंग 2, 4, 5 साल के बाद होता तो आपको एक भी उपकरण विदेश का नहीं मिलता। हमने जो आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना है उसमें समय लगेगा, और थोड़ी ही देर में हम तकरीबन 95 से 95% कम से कम अपना इंडिजिनस इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे। मैं मानता हूं कि भारत किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता। 2 देश हैं जो अपने दम पर अभी उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो आप देख रहे हैं कि इजराइल है, एक वो अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है, और भारत है जिसने लड़ा अभी, लेकिन ये भी काफ़ी और इसमें हमें इजाफा करना पड़ेगा। देखिए,
यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है ना, वो यूक्रेन कम लड़ रहा है और नेटो और अमेरिका ज़्यादा लड़ रहा है। नहीं तो जितने भी विशेषज्ञ यहाँ आए, जब वॉर शुरू हुआ, हम सब ये कह रहे थे कि रशिया तो मार्चिंग करेगा, वो ब्लिट्जक्रीग करेगा और पूरा यूक्रेन उन टैंक से घेर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेन अपने हथियारों से नहीं लड़ रहा है। वो यूक्रेन नेटो के हथियारों से, उससे ज़्यादा अमेरिकन हथियारों से लड़ रहा है। आप किसी को भी देख लीजिए, आप आर्मीनिया को देख लीजिए, अजरबैजान को देख लीजिए। दोनों, अजरबैजान टर्की के हथियारों से लड़ रहा है और आर्मीनिया अपने और थोड़ा सा भारत ने दिए हथियारों से लड़ रहा है। तो मैं मानता हूं कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो ये आत्मनिर्भरता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1999 में जब करगिल हुआ, हमारा बोफोर्स का एम्यूनिशन ख़त्म हो गया था और ये सबको मालूम है कहाँ से आया। तो आप इस सिचुएशन में अपने आप को नहीं डाल सकते कि कोई आपको एक्सप्लॉइट करेगा और आपको जंग रुकना पड़ेगा जब आप डिसएडवांटेज पर है। तो मैं मानता हूं कि अभी अगले 5-10 साल के अंदर जो हाई टिकट इक्विपमेंट होगा, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, वो हम अपने ही देश में बनाएंगे। फिर उसके बाद कोई हमारी तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकता है। अगर कंपैरिजन सिन्हा सर करें तो पाकिस्तान को आप देखें, वो अपना डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम भी चाइना से लेता है, वो ड्रोन तुर्की वाले भेजने की कोशिश करता है। PL-15 को लेकर बड़ा अपने आप को ताकतवर समझ रहा था, लेकिन उसकी क्या दशा हुई थी वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। J-10, JF-17, ये सारी चीजें उसने किसी ना किसी देश, चाइना और तुर्की से ले रखी हैं। उनकी खैरात में मिले हुए सामान से वो लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा था। और उसके उलट हम देखें, अगर हम भारत में देखें तो हमारे पास आकाश तीर है, हमारे पास ब्रह्मोस है, स्कैल्प है, नागास्त्र ड्रोन है, हमारे पास S-400 है, जिसने दुश्मन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। प्राची, बहुत सही बात बता रही हैं आप। और देखिए, जो आपने चीज़ों को बताया कि चाइना को लेते हैं और पाकिस्तान के संदर्भ में, तो चाइना और पाकिस्तान का जो रीसेटिंग हुआ है वो लास्ट आप देख रहे हैं 2015 या उसके पहले, थोड़ा पहले, शी जिनपिंग आने से पहले, जहाँ पर उन्होंने पूरी अपनी निर्भरता, पूरी उन्होंने डिपेंडेंसी जो डाल दी 80% इक्विपमेंट। ये केवल एक या 1.5 दशक का ही बात है, 15 साल का दे ले। इसके पहले उनकी 80% जो थी वो वेस्टर्न ब्लॉक में थी, अमेरिका के साथ साइबर आता था इनके पास, वो बड़े बड़े बातें करते, सारी चीज़ उनकी वहाँ से थी। तो अभी उन्होंने केवल खेमे चेंज किए हैं, अभी 80% वहाँ से लेते हैं। उसके अलावा 10% उसका एक जो वेस्टर्न यूरोप है, जिसमें खास करके नीदरलैंड, डेनमार्क, ये सबसे, वहाँ से भी वो ले रहे हैं 10%। 5% से 7% बोलते हैं टर्की। ये उनका हथियारों का जखीरा जहाँ से आता है। जब आप वहाँ से लेके चीज़ें आते हैं, टोटल डिपेंडेंसी, कोई भी देश जब आपको हथियार देता है, इंक्लूडिंग रफाल को ले लीजिए, 2016 में हमने लाए हैं, मगर उसके अंदर में एक बड़ी टेक्नोलॉजी उसने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की है हमारे पास, जिससे कि हम रफाल को के ऊपर वो हथियार लगा सकें जो हमारे स्वदेशी हैं, जैसे ब्रह्मोस, उसको हम नहीं लगा पाते, इसलिए Su-30 जो कि रशियंस हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपके दर्शकों को और हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि यदि आप गठजोड़ करते हैं तो गठजोड़ किससे करें। हमें एक टेस्टेड पार्टनर है हमारे पास रशिया, दूसरा इजराइल बन रहा है, जहां पर हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर बनाएंगे। हम ब्रह्मोस कहाँ बनता है, भारत में बनता है ना, वो रशिया और हमारा भारत का कॉम्बिनेशन। Su-30 MKI उसका पूरा अभी हमारे देश में बनने लगा है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो, और इजराइल से भी ऐसा ही है, कोई दूसरा देश आज के दिन में मुझे नहीं देखता कि भारत के साथ इस तरह से खड़ा। भले ही अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई बातचीत नहीं कर। और हम लोग पूरा रिवर्स कर 80%, जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे थे मन की बात में, अब 80% के तकरीबन हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आत्मनिर्भरता से देसी सामान। और इसके ऊपर आपको देखिए ये क्या हुआ है, 2016 से ये चेंजेस आए हैं, और देखिए 2025 में 10 साल में जो भारत ने करके दिखाया, दूसरे बड़े देशों को 50-50, 60-60 साल लगे हैं। तो पाकिस्तान की तुलना तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। आपने बड़ा अच्छा नाम लिया कि उनका जो PL ये था, E था, वो कैसे एयर टू एयर मिसाइल वो काम नहीं किया, एक खड़ा हमें मिल गया पूरा का पूरा। और ताइवान से लेकर के अमेरिका वो आता है, उसको देखना चाहता है कि क्या चीज़ है ये, क्यों फेल हुआ।
तो ये जो फेल, और उनके सारे देखिए, आपने J-17 की बात की, J-10 की जो उनके थर्ड ब्लॉक है उसकी बात की, आपने उनके एयर टू एयर मिसाइल्स की बात की, उनके रडार सिस्टम की बात की, वो टोटल फेलियर हुए ना। यदि HQ-9 या HQ-16 ये टोटल फेलियर हो गया, सारा भेद दिया हमने। हाँ। तो ये बैटलफील्ड के अंदर में जब टेस्ट करते हैं और प्रूव करते हैं पूरे वर्ल्ड को, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। जरा सा आप शोकेस कीजिए, वर्ल्ड अपने आप जो इंडस्ट्री है, जो आपका वेपन इंडस्ट्री है, उसके अंदर में आपने टाइटैनिक शिफ्ट ला दिया है, एक जलजला ला दिया 90 घंटे की वॉर के अंदर में, चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉक हो या चाइनीज ब्लॉक हो। बेसिकली तो है एक भारत उभरता हुआ मार्केट है। सब लोग अभी तो मेरे ख्याल से कोई कह रहा था 71 देश बोलते हैं ब्रह्मोस दे दो भाई, ब्रह्मोस दे दो, आपकी झड़ी लग गई। तो आप एक आयाम खोलते हैं अपने लिए और अपने सीमाओं के रक्षा के लिए या प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि आपकी तरफ कोई उठाकर आंख भी ना देख पाए। ठीक, अभी तक जब हम सुना करते थे बहल सर आत्मनिर्भर भारत, तो एक नारा लगा करता था कि आत्मनिर्भर भारत होता क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या कोई पॉलिटिकल नारा है। लेकिन इस युद्ध में या इस संघर्ष में हमने देख लिया कि आत्मनिर्भर भारत की क्षमता क्या है। जब अपने देश में कोई हथियार बनता है तो वो कितना ताकतवर होता है, वो कितनी मारक क्षमता रखता है और कितनी सटीकता के साथ दुश्मन के सीने पर वार कर सकता है। प्राची जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने, और इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगा कि इस समय भारत 8.3% जो विश्व के आर्म्स इंपोर्ट्स है वो इंपोर्ट करता है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट बायर है आर्म्स का। और ये अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये पिछले साल की फिगर्स हैं, अब धीरे धीरे ये सब कम होता जा रहा है। और जो इंडिजिनस सिस्टम हम बना रहे हैं, अब देखिए, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, क्या अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी कोई देगा? कभी नहीं देगा। और जो हम बनाते हैं और जो हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, अगर हमारी ब्रह्मस की मिसाइल की रेंज सपोज 450 से 800 किलोमीटर है सपोज है, तो हम क्या 450 वाली बेच रहे हैं? नहीं, हम तो 290 किलोमीटर वाली बेच रहे हैं। वो दो रीजन है उसके लिए। MTCR का भी रीजन है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम उन देशों ने क्या वो साइन कर रखे जिनको हम बेच रहे हैं, नहीं कर रखे तो उनको 290 किलोमीटर की लिमिट आ जाती है। लेकिन तब भी हम अपने बेस्ट सिस्टम्स कोई भी देश नहीं बेचता। इसी वजह से जब PL-15 की बात आ रही थी तो उन्होंने कहा वो PL-15 थी जो वहां की है, जो 200 से 300 किलोमीटर रेंज की है, या फिर PL-15E है जो उनका एक्सपोर्ट वर्जन है जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है। तो ये दूसरी बहुत अहम चीज आ जाती है। और तीसरी चीज आती है गवर्नमेंट का क्या फोकस है। देखिए, अगर गवर्नमेंट कहती है कि इतना रेट से हमें इंडिजिनाइजेशन करना है, तो फिर आर्म फोर्सेस को भी उस तरफ झुकना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, धीरे धीरे एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनता है पूरे देश में, सपोर्ट सिस्टम बनता है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज का हो, अदानी का हो, किसी का भी हो, या फिर दूसरे सिस्टम। वो बहुत जरूरी है क्योंकि हर चीज जो DRDO है वो नहीं बना सकती, हर चीज HAL नहीं बना सकती, उनको आउटसोर्स करना पड़ेगा। और आउटसोर्स में अगर वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसको, ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, ये 2-3-4 कंट्रीज के पास ही है, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चीन हो गया। उसके बाद अब भारत उभर रहा है। और ये जो उभर रहा है भारत, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी तो हमने एक्सपोर्ट शुरू किए, पिछले साल 12% हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े थे। अब देखिएगा कि जैसे जैसे हमारे ये जो वेपन सिस्टम्स प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, कितने विश्व के लोग, जनरल साहब ने बोला कि 71 लोगों ने ब्रह्मस के लिए, अभी तो सिर्फ एक ही ने लिया ना, फिलीपींस ने, जिसने $375 मिलियन का लिया है। लेकिन अब देखिएगा उसकी सेल, क्या हमारे पास उतनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होगी इतने सारे देशों को बेचने की? तो उस वजह से ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी हो जाता है। और एक और रीजन है कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्यों जरूरी है। एक पूरा एनवायरमेंट, इको एनवायरमेंट बनाना पड़ता है हमको, कोई भी वेपन सिस्टम बनाना हो, क्योंकि बहुत हैवी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। तो अब क्या वो इंडस्ट्रियल और इको एनवायरमेंट है? अब बन रहा है भारत के अंदर, और ये बहुत समय के बाद हुआ है कि अब बन रहा है। अब रशिया का देखिए, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की वजह से ही 3.5 साल से वो लड़ रहा है युद्ध, तो भी चल रहा है, और फिर भी उसके वेपन सिस्टम्स को रिप्लेनिश कर पा रहा है, क्योंकि इंडिजिनस है, उसके देश के अंदर बनते हैं। और यही एक मेजर कारण है कि जो लास्ट 5-6 साल में इतनी अच्छी बढ़ोतरी हुई है इंडिजिनाइजेशन।
तीन नाम जो बहल सर ने लिए अभी टिक्कू सर, अमेरिका, रशिया और चाइना, इनकी बात तो अक्सर पूरी दुनिया में इनके हथियारों को लेकर, इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर की जाती थी, लेकिन क्या इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के में 90 घंटे में तबाही मचाने के बाद अपने हथियारों के दम पर अब भारत वो चौथी शक्ति बन रहा है, वो चौथी शक्ति के तौर पर उभर रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि अगर युद्ध जीतना है, संघर्ष जीतना है, आतंकियों को मारना है, तो सीखिए भारत से कि अपने देश में बनाकर हथियार कैसे मारा जाता है दुश्मन को। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो हुई है पिछले 10 साल में, वो ये रियलाइजेशन हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल पे कि भाई हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन आपको जंग के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो आपको अपने हथियार और मॉडर्न हथियार खुद बनाने पड़ेंगे। और ये इसका फैसला इसलिए भी किया गया क्योंकि हमारा इतना सारा आउटगो होता था, पिछले 2 साल को छोड़कर हम वर्ल्ड के नंबर 1 इम्पोर्टर से $10 बिलियन जाता था हमेशा हम लोगों का पिछले कई सालों से। तो एक ये जो रियलाइजेशन हुई, इससे बहुत फ़र्क पड़ा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था भारत फौज के ओनर का, बाबा कल्याणी का। उन्होंने बोला कई साल पहले मैंने एक गन बनाई थी और वो गन को जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाया, उन्होंने इतनी हकारत से देखा, अरे कैसे आप गन बनाएंगे, लोहा का टुकड़ा लेकर आ गए। ये वो खुद उनका इंटरव्यू है। फिर जब सरकार बदली और कुछ साल बीते तो उन्होंने फिर प्रेजेंटेशन दी और उस टाइम प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बताया कि भाई ये गन जो है, मुझे इसका मौका नहीं लग रहा था दिखाने का, मैंने अपने पैसे से गन को अमेरिका भेजा और वहाँ एरिया 15 या कोई जगह है जहाँ गन्स को टेस्टिंग होती है, फील्ड फायरिंग रेंज है, क्या वहाँ भेजा। ये उनकी सर्टिफिकेट, ये बोल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा गन है, ये तो ओरिजिनल से भी अच्छा है। एकदम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इजाज़त दी, बोला आप प्लीज़ बना दीजिए और भी बना दीजिए। तो जो चेंज इन थिंकिंग है ना, ये बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 1971 में भारत और पाकिस्तान के जीडीपी में सिर्फ $52 बिलियन का डिफरेंस था। आज के दिन में वो है $3.6 ट्रिलियन। तो अगर हम मुकाबला करेंगे, अनफॉर्चुनेटली क्या है, हम दुनिया भी जो है ना, पहले तो हाइफिनेशन ख़त्म हो गई थी, लेकिन अमेरिका ने फिर ये हाइफिनेशन लाई। भारत का मुकाबला पाकिस्तान से अपने पॉलिटिक्स की वजह से, हमारा कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान से। आज हमने, मेरे ख्याल से आज की खबर है कि हमने अपनी जीडीपी को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, नहीं थर्ड लार्जेस्ट, अमेरिका, चाइना, नो फोर्थ लार्जेस्ट, जर्मनी एंड इंडिया, जापान को पीछे छोड़ दिया। तो अगर आपके पास साधन है, आपके पास डिटर्मिनेशन है कि आपने अपने देश की सुरक्षा करनी है और अपने हथियारों से करनी है, देन यू नीड मनी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं वॉर रूम। अब आइए आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान 10 मई को भारत की स्ट्राइक के बाद घुटनों पर आ गया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान ने 10 मई को बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया, लेकिन भारतीय वायुसेना की 4 बड़े स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था। वायुसेना ने राफेल से स्कैल्प मिसाइल और सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को टारगेट किया। इसके बाद भारत की तरफ से जकोकाबाद और भोलारी एयरबेस को निशाना बनाया गया। भारत की आक्रामक स्ट्राइक से सहमे पाकिस्तान ने अमेरिका से सीज फायर की गुहार लगा दी। पाकिस्तान ने 10 मई की रात 1 बजे ऑपरेशन शुरू किया था, जो सुबह 9:30 बजे तक ही चल सका। इंडिया का S-400 डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 11 बार उसने स्ट्राइक की। पाकिस्तान के साब 2000 अर्ली वार्निंग सिस्टम को 315 किलोमीटर अंदर जाकर टारगेट किया। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक में पाकिस्तान का एक C-130J, एक JF-17, 2 F-16 फाइटर जेट हवा और जमीन पर तबाह कर दिए गए। वो पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में 48 घंटे में भारत के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए आगे आ रहा था, जो ये कह रहा था कि 48 घंटे में वो अपना बदला पूरा कर लेगा, वो पाकिस्तान एक ही रात में घुटनों पर आ गया और उसे अमेरिका का दरवाजा खटखटाना पड़ा, उसे सीज फायर के लिए चिल्लाना पड़ा। तो ये ताकत भारत की है, जो भारत ने 10 मई की दरमियानी रात को करके दिखाया। पहल सर, अगर 10 मई की रात की ही हम सिर्फ बात कर लें, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है, यही भारत ने दिखाया कि हम सिर्फ आतंकी कैंप ही नहीं, अगर आप हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करने की कोशिश करेंगे तो फिर चाहे नूर खान हो, चाहे फिर भुलारी हो,
चाहे फिर जकोकाबाद, हम हर जगह निशाना दाग सकते हैं और बड़ा सटीक निशाना दाग सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्राची जी। सबसे पहले यह कहूंगा मैं कि जो भी हमने अटैक किया था वो 9 टारगेट सिस्टम सारे के सारे टेरर कैंप्स थे या फिर उनके रिक्रूटमेंट और इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स थे। हमने तो एक भी मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं किया, हमने तो एक भी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं किया। लेकिन भारत में ऐसे कोई कैंप्स है ही नहीं, तो वो कहां हिट करते? और उन्हें अपनी आवाम को भी जवाब देना है, इसलिए उन्होंने हमारे मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स को हिट किया। यानी कि यहां तक कि उन्होंने एक पूंछ के पास गुरुद्वारे को भी हिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाता था कितना डेस्परेट, कंफ्यूज था पाकिस्तान। जैसे ही उसने एस्केलेशन स्केल पे ऊपर गए, वो हमने उस स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे भी डोमिनेट किया। जैसे ही उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, यहां तक कि वो कहते हैं कि वो उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की S-400 को, आदमपुर को और कई सारे जम्मू से लेके जैसलमेर तक एयरफील्ड्स को और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, तो ड्रोन्स और उस मिसाइल्स के द्वारा, लेकिन कोई भी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने उसका जवाब दिया तो हमने उस स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को भी डोमिनेट किया। 11 से 12 एयरफील्ड्स पे हिट किया, 6 रेडार सिस्टम्स को हिट किया, ऐसे ऐसे एयरफील्ड्स हिट किए जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे। नूर खान, जिसको चकलाला बेस भी कहते हैं, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप बिल्कुल साथ में है, और साथ में है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जहां न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, और भी चीजें जो बहुत ही सेंसिटिव हैं वो भी उसके आसपास हैं। उसके बाद हमने एक और बड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी टारगेट जो पंजाब का है, सरगोदा, वहां पे हिट किया। और उसको कहां हिट किया? जो 20 किलोमीटर सिर्फ दूर है, किराना हिल से। तो कहीं ना कहीं मैसेज उनके पास बहुत क्लियर चला गया था कि अगर बड़ी जल्दी वो सीज फायर की तरफ नहीं गए तो पूरा का पूरा जो उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं बहुत हेवीली डैमेज किया जा सकता है। अब देखिए, मुरीद को भी तो हमने हिट किया, जहां पे उनका ड्रोन्स की कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन्स हैं या फिर अनमैन्ड ड्रोन्स हैं, यानी कि जो विदाउट वेपन्स हैं और विद वेपन्स, दोनों वहां पे काफी भारी संख्या में है। उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, हमने तो AEWC जो उनके हैंगर के अंदर था उसको भी उड़ा दिया। अगर कोई भी टारगेट पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है, और हमारी वेपन सिस्टम जो है, जैसे स्कैल्प थी जिसकी एक्यूरेसी 1 से 5 मीटर यानी कि 3 मीटर मैं एवरेज ले रहा हूं, या फिर ब्रह्मस, उसकी भी मैं एवरेज लूं तो 3 मीटर उसकी एक्यूरेसी है, सर्कुलर एरर प्रोबेबल। और इन वेपन सिस्टम्स का कोई भी तोड़ नहीं है, जबकि हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे अटैक्स को बचा लिया। उनका जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था फेल हो गया, HQ-9B तक को हमने हिट कर दिया। उनके जो की रेडार्स थे, लाहौर से लेके गुजरांवाला, पसरूर, सारे के सारे तबाह और बर्बाद कर दिए। और नीचे भी जितने इंपॉर्टेंट रेडार्स थे, सक्कर तक, वो भी डिस्ट्रॉय, तबाह और बर्बाद कर दिए। ये एक मैसेज उनको पहुंच रहा था, जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं, दूसरे वेपन सिस्टम्स हैं, या फिर जो स्ट्रेटेजिक एयर एसेट्स हैं, जैसे कि AEWC हो गया, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हो गया, जैसे AEWC का एवैक, दोनों वर्जन उनके पास है। तो इनको जब हमने हिट करना शुरू किया तो उनको लगा कि जो बर्बादी उनकी हो सकती है, जो एज एक उनके पास थी, वो खत्म हो सकती है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मिलिट्री फंक्शन करना बंद कर दे। हमने हर लेवल पे अटैक किया, उनके इंटीग्रेटेड सिस्टम्स पे अटैक किया, उनके सर्वेलेंस पे अटैक किया, उनके एयरफील्ड्स पे अटैक किया, उनके जहाजों पे अटैक किया। तो उसी वजह से वो घुटनों पे आ गए और गए दूसरे देशों के पास कि इस ऑपरेशंस को बंद किया जाए। बिल्कुल, देखिए, जो ऑपरेशन 48 घंटे के लिए पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, जिसमें उसका मंसूबा यह था कि वो भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करेगा, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। 8 घंटे में भारत ने वो कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई अब उसका तो कुछ नहीं चलने वाला है, वो तो भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। लेकिन वो किसी काबिल नहीं बचेगा, इसलिए वो बार बार सीज फायर जो है वो चिल्लाने लगा। टिक्कू सर, अगर हमारे 10 मई की रात की क्रोनोलॉजी को समझें तो हमारे राफेल स्कैल्प मिसाइल को दाग रहे थे, Su-30 को दाग रहे थे, और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल सटीक निशाना लगा रही थी, जिसकी शुरुआत चकलाला नूर खान एयरबेस से होती है और अंत उसका होता है जकोबाबाद और भोलारी में। इसी ने पाकिस्तान को डरा कर रख दिया। देखिए, वैसे भी ब्रह्मोस का नाम तो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट ये जो नए किस्म का युग है, मॉडर्न वॉरफेयर है, ये पहले हमने कभी नहीं लड़ा, और पाकिस्तान को भी इसका चैलेंज कभी नहीं उठाना पड़ा। लेकिन मैं मानता हूँ कि ब्रह्मोस एक बहुत डिसाइसिव वेपन साबित हुआ। S-400 को हमने यूज़ किया, लेकिन बहुत कम यूज़ किया। लेकिन ब्रह्मोस जो है, मैं मानता हूँ कि इस पूरे युद्ध में अगर कोई वेपन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त साबित हुआ, 2 हैं, आकाश और ब्रह्मोस, लेकिन ब्रह्मोस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ।
देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक हमने ये जो AEW या तकरीबन वो वैक्सी है, हमने कैसे मारा उसको? हमने उसको ट्रैक किया, हवा में ट्रैक किया। हवा में ट्रैक करते 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 पूरा हमने उसको ट्रैक किया और फिर वो लैंड हुआ। वो लैंड करते करते भी हमने ट्रैक किया और जैसे ही वो अपने हैंगर में घुस गया, हमने ब्रह्मोस लगाकर उसको बर्बाद किया। मतलब ये है कि हमने ये उनको बताना, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को नहीं पता था, लेकिन हमने उनको ये बताना है कि भैया आपका जो एयर डिफेंस और सर्विलेंस सिस्टम है पूरा डिग्रेडेड है और पाकिस्तान के लिए और कोई चारा नहीं था कि अमेरिका के पास जाकर रोना धोना जैसे वो हमेशा ही करते हैं और इस युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर थे। ऑब्जेक्टिव ये था कि जिसने ये कार्रवाई पहलगाम में करी है वो आतंकवादी हैं, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर हमला करेंगे। इसीलिए हमने 6 पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में चुने। वो तकरीबन उसमें से 2 LET के हैं और बाकी सब हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग एरियाज थे, और 3 हमने पाकिस्तान, मेनलैंड पाकिस्तान में किए, पंजाब वगैरह में किया। तो बिल्कुल क्लियर थे हमने किसको मारना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर अस कि पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियरली दिखाया, भाई पहले तो हम इनको स्ट्रेटेजिक एसेट्स बोलते हैं, ये तो इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई। कोर कमांडर भी आया उनके नमाज जनाजा में और उनका DIG, मतलब बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद उनके पास कोई चारा ही नहीं था, बल्कि हमारे ऊपर वो हमला करते, और उनके पास ड्रोन है, ड्रोन से हमला किया और वो नाकारा साबित हुए। जब उन्होंने लेवल बढ़ा दिया, फिर हमने उनको बता दिया कि हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। जो 11 से 12 एयरफील्ड्स पर हमने हमला किया और तकरीबन सभी कामयाब हुए। तो उनको ये पता चला कि भाई ये अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि उनका देश ही, क्योंकि आर्मी खत्म हो जाएगी, आर्मी के एसेट्स खत्म हो जाएंगे तो देश तो टूटने की कगार पर आएगा। वैसे ही बलोच अलग से रहना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है उनकी। तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और कोई चारा ही नहीं था घुटनों पर आने का और सीज फायर मांगने का। जब इस सीज फायर की बात हम सिन्हा सर करेंगे तो इसके अंदर की जो लाइन है वो भी बतानी पड़ेगी कि JF-17 का नुकसान पाकिस्तान को हुआ, F-16 का नुकसान पाकिस्तान को हुआ, C-130 का नुकसान पाकिस्तान को हुआ, और S-400 11 बार अगर S-400 ने कार्रवाई की है, अगर उसने काम किया है और 315 किलोमीटर अंदर घुसकर अगर हम मार रहे हैं, तो यही वजह बनी सीज फायर की जो वो घुटनों पर आया। देखिए प्राची बहुत सही बता रही हैं, और ये जो लास्ट फेज, पहले जो सारा हम लोग पूरे चीज़ की बात कर रहे थे, 10 मई की जो 8 घंटे की बात आप कर रही हैं, और आपने इसमें बात किया J-17, उनका F-16 और उनका AWACS का। देखिए जो खास करके भुलारी है, भुलारी तकरीबन कराची से 100 किलोमीटर नॉर्थ पे पड़ता है, तो ये इनका लास्ट मोस्ट बेस है। यहाँ पर बहुत क्षति हुई है, और वहाँ पर भी उन्होंने, पाकिस्तान ने ये माना है कि उनके एक स्क्वाड लीडर मारे गए हैं और एक AWACS की बात मारी गई। मगर जो खबर छन के आ रही है, जो आप J-17 की, तो F-16 की, तो 4 F-16 उनके हैंगर में ही क्षतिग्रस्त हुए, और उसकी पिक्चर शायद हमारे DGMO एयर ने दिखाया था भुलारी का। तो सबसे ज़्यादा क्षति उनको भुलारी में हुई है, जो एसेट वाइज। AWACS भी जो हुआ है, जिसमें एक स्क्वाड लीडर मारे गए हैं, AWACS इन द एयर में नहीं था, ग्राउंड पे ही था शायद वहाँ, और उसमें वो रेडी कंडीशन में था जो मारा गया, जो भुलारी की आप बात कर रही हैं। फिर आपने एक बात पूछा बहुत कि ये S-400, ये पहली बार खबर आई है और हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आई है, तो इसमें कितना है कि 11 बार यूज़ हुआ है। तो 11 बार यूज़ करने का यदि मैं विश्लेषण करूं आपके लिए, तो तकरीबन 3 से 4 दिन की लड़ाई हुई है, 90 घंटे की लड़ाई हुई है, और ये रिट्रीब्यूशन 7 तारीख को हुई है। तो 7 तारीख को जरूर जब हमने हिट किया, इन 25 मिनट्स वी हिट 4 टारगेट, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान चुप बैठा होगा, उसका रिट्रीब्यूट किया होगा। देखिए S-300 की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए। जो 300 किलोमीटर हम डीप इनसाइड देख सकते हैं, सबसे बड़े उसका जो एसेट है उसका, और तकरीबन वो 600 किलोमीटर, सॉरी इनसाइड, डीप इनसाइड, और 300 टारगेट। सोच लीजिए यदि पाकिस्तान के किसी भी जगह से 300 टारगेट उठता है, चाहे प्लेन उठे या कोई चीज़ उठे, ड्रोन, वो उसको पकड़ सकता है 600 किलोमीटर इनसाइड। और वो क्या करता, क्या वो 600 बार फायर करेगा? नहीं करता।
उसकी इस तकनीकी उसका इंटीग्रेशन हमारे आकाश तीर से हुआ है, जो एयरफोर्स का अपना एक कमांड सिस्टम है जो कि पुराना टेस्टेड सिस्टम है, और उसका दोनों का इंटीग्रेशन, और वो एलोकेट करता है टारगेट। S-400 ने एलोकेट किया और उसने सोचा कि इतने दिन की लड़ाई में केवल 11 बार, सोचिए, फायर कंट्रोल हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सब वेपन यदि खुल जाए तो आपका कितना नुकसान होगा। और उसके मिसाइल जब फायर करते हैं बड़े कॉस्टली होते हैं, तो जो आपके दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, एवरेज 3 बार यदि हम करते हैं, 11 बार आप इसको बांटिए, तो 3 या 4 बार आप इसका यूज हुआ होगा। मेरा ये मानना है कि ये सेकंड रात जो 8-9 की रात है, 9-10 की रात है, इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो सकता है, 4 बार या 5 बार हुआ। और ये जो बहुत अच्छी बात जो खुल के आई, यदि ये सच्चाई है कि 11 बार ही फायर हुआ, तो 11 फायर हुआ तो 1 या 2 मिसाइल ही फायर हुए होंगे, और वेरी इफेक्टिव वैल्यू टारगेट के ऊपर में फायर किया गया होगा। इसकी विश्लेषण इसलिए बहुत जरूरी है, हम मिलिट्री जब इसको देखते हैं उस एंगल से, कि आप देखिए फायर कंट्रोल हम इसको बहुत बड़ा मानते हैं। हमारी सबसे अच्छी फायर कंट्रोल एम्बुश में होती है। जब हम एम्बुश लगाते हैं तो हमारा फायर कंट्रोल में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम अननेसेसरी अपने एमिनेशन को वेस्ट नहीं करें और अपने पोजीशन को जाहिर ना करें, क्योंकि S-400 शूट एंड स्कूट वाला भी है। ये ऐसा नहीं कि एक जगह स्टैटिक है, वो फायर करके अपनी पोजीशन को भी बदलता है, क्योंकि दुश्मन उसके पोजीशन को पकड़ लेता है। यदि मैंने फायर किया तो उसको जो उसके एंटी सैटेलाइट रडार्स हैं वो पकड़ लेती है और आपके ऊपर में तुरंत पलट वार कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा हट करके अपने पोजीशन को चेंज करता है। और ये दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने कितनी माहिरता इसकी, जो आदमपुर में प्रधानमंत्री गए, सेम A-400 वो कहता था मार दिया, और उसको एक खरोच तक नहीं आई। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। अब बात करेंगे भारत की उस स्ट्राइक की जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान परेशान है। बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान में जगह जगह बवाल शुरू हो गया है। सिंधु से सियालकोट तक लोग पानी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी खबर है कि पानी की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफा भुट्टो के काफिले पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। आसिफा कराची से नवाब शाह जा रही थी। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने उनके काफिले को रोका और विवादित नहर प्रोजेक्ट और कॉर्पोरेट खेती के खिलाफ नारे लगाए। कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से हमला कर दिया। दरअसल पाकिस्तान सरकार सिंधु नदी पर नहर बनाने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन उसके इस प्रोजेक्ट से सिंध के स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत अब पाकिस्तान पर नए वाटर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। उत्तरी कश्मीर में 38 साल से वुलर झील पर बंद पड़े तुलपुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को दोबारा एक्टिव करने की तैयारी हो रही है। वुलर झील झेलम नदी पर है, यानी चिनाब नदी के बाद अब भारत पाकिस्तान में जाने वाले झेलम के पानी को भी रोक लेगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। और इसी के लिए जो रिटेलिएशन है वो पाकिस्तान में शुरू हो गया है। लोग अपने नेताओं को ही निशाना बना रहे हैं। वुलर झील पर बने तुलपुल प्रोजेक्ट को एक्टिव करके भारत पाकिस्तान पर नया वाटर बम फोड़ने जा रहा है। दरअसल उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर वुलर झील है। इसी झील के मुहाने पर तुलपुल नेविगेशन बैराज बनाया गया था। ये बैराज 440 फीट लंबा नौवहन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर था। ये प्रोजेक्ट साल 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन सिंधु जल संधि की वजह से पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, जिसके बाद भारत को इसे बंद करना पड़ा। अब चूंकि ये संधि ही स्थगित है तो भारत इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेगा। अब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में भारत अब दोबारा इस प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना जरूरी है वो भी आपको बताते हैं। वुलर झील के किनारे झेलम का पानी रोकने के लिए 3 लाख अरब क्यूबिक मीटर की स्टोरेज क्षमता तैयार की गई थी। इससे दक्षिण से उत्तरी कश्मीर तक 100 किलोमीटर का कॉरिडोर बनता और झेलम का पानी रुकता, जिससे नदी में कभी सूखा नहीं पड़ता और 1 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई भी हो जाती। इसके अलावा यहां हाइड्रो पावर प्लांट बनाकर बिजली का प्रोजेक्शन भी हो सकता था। 38 साल तक इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन इसके शुरू होते ही भारतीय किसानों को जबरदस्त फायदा पहुंचेगा और इसका सीधा नुकसान पाकिस्तान को होगा। इसलिए पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। अभी तो चिनाब नदी के सूखने से वहां के लोग परेशान हैं।
और जब झेलम का पानी भी रुकेगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। अब टिक्कू सर, जिस वुलर झील पर हम इस प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं या इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो 1984 से रुका पड़ा है, अगर ये शुरू हो रहा है, अगर भारत यहाँ काम फिर से शुरू कर रहा है तो क्या होगा पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो वुलर झील पर ये जो एक बैराज है ये पानी को डाइवर्ट नहीं करेगा। ये नेविगेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि काफ़ी सारा जो हमारा इलाका है ना कश्मीर के अंदर, खासकर सोपोर से नीचे और ये बांडीपुर के पास बना हुआ है, ये जो नीचे वाला इलाका है उसमें काफ़ी देर से पानी बंद होता था। जो हमारी उरी 1 और उरी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं उसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता था, क्योंकि 1984 में हमने शुरू किया था ये बनाना। फिर वो आपको पता ही है, पाकिस्तान छोटी छोटी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होती थी, उसके लिए भी वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में चला जाता था, उस पर रोक लगी। फिर 2018 में इंटरनेशनल वाटर ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया कि भारत कोई गलती नहीं कर रहा है, हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करी है। और मैं मानता हूं कि अब चूंकि संधि ही एबेंस में हो गई तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और इसकी जो उरी 1 और उरी 2 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जी बिजली का उत्पादन जो हमारी कैपेसिटी के मुताबिक होगा। अब झेलम में जो पानी जा रहा है, अगर आप देखेंगे झेलम का पानी और ऊपर से नॉर्थ से आता है किशनगंगा का पानी, और किशनगंगा में भी आपको पता है हमने एक 23 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई है जो कि एक झेलम बेसिन में जाएगी। झेलम बेसिन में वहाँ पर हमने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया है, वो भी काम रुक गया था। वो टनल तो रेडी है लेकिन पानी नहीं जा रहा था वहाँ पर क्योंकि संधि थी, तो वहाँ भी पानी चला जाएगा। मैं मानता हूँ कि झेलम का पानी और किशनगंगा का पानी अगर हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे, देखिए जो वेस्टर्न रिवर्स है ना, वेस्टर्न रिवर्स सिंध, झेलम और चिनाब, वेस्टर्न रिवर्स का पानी IWT मतलब इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान को जाना था, उसमें से हम 20% जो है वो हम नेविगेशन, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो तकरीबन 20,000 मेगावाट्स का है। और अभी तक हमने सिर्फ 3,500 मेगावाट ही हम उसको जनरेट कर पाए, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना जनरस रहा है इंडिया पाकिस्तान को पानी देने के लिए। तो मैं मानता हूं कि हम अभी तो हमने चिनाब की बात ही नहीं करी, तो जब चिनाब भी इसमें शामिल होगा, चिनाब में 8 प्रोजेक्ट्स हैं, 8 डैम बन रहे हैं चिनाब में, वो हमने बात ही नहीं करी। उसके अलावा जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स है, ईस्टर्न रिवर्स पूरे हमारे हैं, लेकिन हम वो पानी इस्तेमाल ही नहीं कर सके क्योंकि हमने कैपेसिटी बनाई नहीं, तो वो कहाँ पर स्टोर करेंगे। तो अब वो भी, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि अगले 2-3 साल में जो है पाकिस्तान में पानी का बहुत समस्या पैदा हो। वैसे भी वहाँ पर इंटर प्रोविंशियल झगड़े हो रहे हैं पंजाब और सिंध के बीच में, वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें पानी नहीं आने देते हो, और पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इंडिया के अंदर भी अगर आपने देखा होगा रिवर वाटर डिस्प्यूट कितने चल रहे हैं। पाकिस्तान इज़ टोटली डिपेंड ऑन दीज रिवर्स, खासकर इंडस के, क्योंकि ये सब नदियां जो है बाद में इंडस में ही मिलती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 80% जो है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस रिवर, और अगर ये पानी उनका कम हो गया, बंद हो गया, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सोशल टेंशन होगा, कितनी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि 25% GDP भी इन्हीं नदियों पर डिपेंडेंट है। तो मैं मानता हूं कि ये पहले करना चाहिए था, लेकिन चलो अब शुरू किया तो इसको हमने बिल्कुल एंड स्टेज तक ले जाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बहुत बड़ा बॉम्ब है। ठीक है सर, ऐसी कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ कि बड़ा सटीक निशाना लग रहा है। ऐसी जगह पर वार भारत कर रहा है कि बिलबिला रहा है पाकिस्तान, चाहे उसके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करना हो बहल, चाहे फिर ये तुलबुल प्रोजेक्ट की बात करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुलबुल प्रोजेक्ट जैसे आप खुद बता रहे थे 1986-87 से रुका हुआ था, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट शुरू कर रही है और बहुत तेजी से इस पे काम होगा। इसी के साथ साथ रैटल प्रोजेक्ट पे भी होगा, जबकि वुलार लेक जो है
वो एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, 260 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया नियरली उसका इफेक्ट करता है। और अगर उसका पानी के ऊपर हम ये बैराज बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो एक बात है, दूसरी बात है इवन दो ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी जो पानी को हम डाइवर्ट कर सकते हैं या जो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी वजह से, इस डैम की वजह से, वो एक बहुत ही बड़ा फायदा होगा। और ये चीज हम नहीं कह रहे, ये शेख अब्दुल्ला ने कही थी, ये हम नहीं कह रहे, उमर अब्दुल्ला ने कही थी। शेख अब्दुल्ला ने तो यहां तक कहा था कि हमारे इंटरेस्ट को बेच दिया गया है, आप तुलबुल प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहे। तो अब कहीं ना कहीं तुलबुल प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अब ये तो हमने बात करी सिर्फ झेलम की, अब चेनाब के ऊपर जो रैटल बन रहा है वो एक और है डैम, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो भी जब कंप्लीट होगा, साथ साथ में हमने डीसिल्टिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखें आप, तो आप देखेंगे कि डीसिल्टिंग चल रही है, और डीसिल्टिंग चलने से क्या हो रहा है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है, और साथ में हम इनको हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कब हम ये बैराज खोलते हैं और कब बंद करते हैं ये उनको नहीं पता। इससे हम उनको कई बार फ्लड करा रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने सलाल और उरी का खोला था पानी, तो वहां फ्लड्स आ गए थे। तब वो कह रहे थे कि आपने पानी खोल दिया। अब हम पानी को रिस्ट्रिक्ट करें तो उनका सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। और 25% जीडीपी पाकिस्तान की तो इससे डील करती है। ये तो एरिया ही छोड़ दो, ये जो ये चेनाब का जो इफेक्ट है, 2 रिवर्स से आता है, भागीरथी और चंद्रा, ये दोनों मिलके नॉर्थ वेस्ट जाके फिर पाकिस्तान एंटर करती हैं और फिर साउथ वेस्ट जाती हैं। और जो आपने चोलिस्तान की बात की थी, मैं बस 30 सेकेंड्स और लूंगा। चोलिस्तान की जो बात की थी, वो जो कैनाल प्रोजेक्ट है, अगर आप देखें पीपीपी और पीएमएल नवाज दोनों ने इसको उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है। तो फिर प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट के लोग खुद कह रही है पार्टीज की इसको नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो आसिम मुनीर का ही प्रोजेक्ट था, ताकि इमरान खान को जेल में डालने के बाद पंजाब की आवाम को ले सके। लेकिन अब तो अटैक्स इनके ऊपर भी हो रहे हैं, चाहे वो पीपीपी के हों या पीएमएल के लीडर्स हों। भाई जनता कब तक चुप बैठेगी? पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा पाकिस्तान में नेताओं का, लीडरशिप का? ये तो आपने देख ही लिया, अभी हमला राष्ट्रपति की बेटी पर किया गया है। आगे जनता क्या करेगी ये तो देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान का हाल आप समझिए। एक रिपोर्ट आपको पाकिस्तान की दिखाऊंगी कि पाकिस्तान में क्या हालत है। पाकिस्तान में चिनाब नदी सूख गई है, खलबली मची हुई है। पाकिस्तान में चिनाब नदी करीब करीब सूख चुकी है। चिनाब नदी का नया वीडियो सामने आया है जिसमें पूरी नदी सूखे मैदान जैसी नजर आ रही है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिंधु जल ट्रीटी भारत ने सस्पेंड की थी पाकिस्तान के खिलाफ, और इसका नतीजा ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया जाने के बाद 1 महीना अभी गुजरा होगा और हालत देख लीजिए, तस्वीर आप देख लीजिए। पाकिस्तान का गला पूरी तरह सूखता दिख रहा है क्योंकि चिनाब नदी में पानी नहीं है। रेत आपको गीला नजर आ रहा होगा, दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बहुत कम पानी नजर आ रहा होगा। हर जगह आपको सिर्फ रेत, आपको सिर्फ मैदान नजर आ रहा होगा। देखिए, पाकिस्तान की पोल वहां के आवाम ही खोल रही है। पाकिस्तानी आवाम ये बता रही है कि चिनाब नदी कितनी सूख गई है। 100 मीटर के अंदर तक घुस गया ये शख्स, लेकिन पानी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा। वीरान पड़ी हुई नदी नजर आ रही है। इससे समझा जा सकता है भारत की स्ट्राइक कितनी सटीक है। पाकिस्तान में सड़क से संसद तक बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष जारी है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी पानी के लाले पड़ गए हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत की तरफ से पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान की नदी, तालाबों और झीलों में वाटर लेवल कम होता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद स्विमिंग रोक चुके हैं। ख्वाजा आसिफ को चिनाब के ठंडे पानी की याद आ रही है। देखिए, किसी बात की चर्चा हो या ना हो सिनासर, ख्वाजा आसिफ की स्विमिंग की चर्चा बड़ी जोरों शोरों से होती है। उनके स्विमिंग करने का वक्त हो, उनके स्विमिंग करने का जो लगाव है वो आप देख रहे हैं। पानी के लाले पड़े हैं। पाकिस्तानी आवाम ये घूम घूम कर बता रही है कि चिनाब कितनी सूख गई, और ये कह रहे हैं पानी आएगा तो स्विमिंग करूंगा, बड़ा ठंडा पानी होता है, बड़ा मजा आता है, नीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए तो अब बहुत दूर निकल गई है बात। प्राची, आपने याद दिला दी, जब स्विमिंग की बात कर रहे थे तो जो इनके हुक्मरान साहब हैं, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी स्विमिंग की बात की थी 10 तारीख के मॉर्निंग की, कि मैं स्विमिंग कर रहा था, मॉर्निंग का समय था। हमारे सिपा सलार साहब आए और उन्होंने हमें बताया कि भारत ने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर अटैक डाल दिया है। और अभी आपने जो ख्वाजा हाफिज साहब की बात, डिफेंस मिनिस्टर साहब भी स्विमिंग करना चाहते हैं। और देखिए, ये चिनाब की बात कर रहे हैं कि चिनाब जब पाकिस्तान में एंटर करता कहाँ है। देखिए, पाकिस्तान में अखनूर एक जगह है, जम्मू से ऊपर का इलाका, वहाँ से इंटर करता है ये पाकिस्तान में। और फिर सियालकोट का नाम आप बार बार सुनती हैं, सियालकोट के पास में आकर के ये जाता है और जाकर के ये रावी में मिलता है।
रावी रिवर जो हमारे भारत से ही आ रही है, और रावी के अंदर में इन्होंने एक डाइवर्जन भी बनाई है जो और उसी इलाके की ये बात कर रहे हैं कि ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम जाते हैं वहाँ स्विमिंग, और ये सच्चाई है। हमने चिनाब रिवर के ऊपर में यदि आप जाएंगी जम्मू से इसके हमारे अखनूर के इलाके में, तो एक ऐसा मान्यताएं हैं, ये टिक्कू साहब बहुत अच्छा बताएंगे इस इलाके के अंदर में, कि वहाँ की सौंदर्यता इससे मिलती है। जो निखार आता है ये इस रिवर के ऊपर में नहाने से। तो आप देखेंगे घर की महिलाएं भी इसमें जाकर के बहुत नहाती हैं, एक नया आयाम, और ये उनके कल्चर का हिस्सा है ये जो चिनाब के ऊपर में नहाने वाली बात है। और इसके अंदर पानी एब्सोल्युटली सब 0 टेम्परेचर के अंदर रहता है, जो कहते हैं नीला पड़ जाना। और इस ख्वाबा साहब भी शायद सुंदर दिखना चाहते हैं, जो भारत की ये एक संस्कृति का हिस्सा है हमारे। अब आप जाएंगे सवेरे सवेरे, तो हम लोग इसमें नहीं जाते सवेरे, क्योंकि सब महिलाएं वहाँ पर नहाती हैं हमारे देश की। तो ये जो के पार्ट जो हम सीरियस जो बातें हो रही हैं, चिनाब सूख गया। चिनाब के ऊपर में मेन चीज़ है कि अभी एक रणवीर कैनाल की बात हो रही है। रणवीर कैनाल में 40 मिलियन क्यूसिक वाटर हम इसकी यूज़ कर पा रहे हैं, जबकि हम यदि 20% लेते हैं तो ये 140 मिलियन क्यूसिक वाटर का है। और रणवीर कैनाल के ऊपर में, क्योंकि ये जो अखनूर का जो इलाका है, जो बेल्ट है, प्लेन का इलाका, इसको इतना हरा भरा कर देगा। आप सोचिए, इसका 3 टाइम्स मोर वाटर, और रणवीर कैनाल इसी के ऊपर बनाया जा रहा है और इरिगेशन के लिए बना रहा है। तो इनकी जो हलक सूखी है, इसके कारण हलक सूखी है। दूसरी बात जो आपने कहा कि नीचे से, आपने कहा ना सिंध से लेकर के, बेसिकली सिंधी इलाके से लेकर के और यहाँ तक की सियालकोट की ये बात जो हो रही है, इसके अंदर में एक तो उन्होंने कहा ना कि जो कॉर्पोरेट फार्मिंग, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग का बहुत बड़ा आसिम मुनीर से जुड़ता हुआ ये कहानी है। तो दर्शकों को ये समझना चाहिए, मुनीर साहब ने एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, 2022 में ही आए थे, 2023 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए कि पाकिस्तान ग्रीन प्रोजेक्ट, जिसमें कि 1000 एकड़ लैंड इन्होंने तो ऑलरेडी कहते तो हैं कि पाकिस्तान सेना के लिए उन्होंने लिया है, मगर लिया है अपने लोगों के लिए, जो इन बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं। और इसके अंदर में 6 कैनाल सिस्टम जो इंडस से लेकर के यहाँ लेके आना चाहते हैं, और उसके कारण जो नीचे का इलाका है, सिंध का इलाका है, और वो जो मारकाट पड़ी है, जो आपने बताया ना कि भुट्टो के फैमिली के लोग हैं जी, पीपीपी वाले हैं, उसमें बिलावल भुट्टो भी साहब हैं, वो जो चिल्ला रहे थे ना कि या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। तो वो बिलबिलाहट जो है वहाँ पर मेन है, अब मेजर कंसर्न है। 200 किलोमीटर यदि आप कराची से लेकर देखें ना, जब पानी नहीं बहती है, पानी सूखा पड़ता है, तो समुद्र का खारा पानी इसमें आता है जी, और पूरे जमीन को ये बंजर बना देता है। सर सिर्फ पानी नहीं, हर तरीके से इस वक्त पाकिस्तान तो जो है मारा जा रहा है, अलग थलग पड़ा हुआ है। कभी अमेरिका को दोष दे रहा है, कभी सोशल मीडिया पर किए गए अपने दावों को दोष दे रहा है। तो भी देखिए, बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। पाकिस्तान को कैसे हर मोर्चे पर करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर कैसे पाकिस्तान मारा फिर रहा है, आपको बताते हैं। करारी शिकस्त मिलने के बाद भारत से अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 6 दिन के विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। शहबाज तुर्की, ईरान का दौरा करेंगे, साथ ही अजरबैजान, तजाकिस्तान भी जाएंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। तुर्की ने तो पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे, जिससे पाकिस्तान ने भारत में रिहायशी और मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की थी, जिन्हें पूरी तरीके से मार गिराया गया था भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से। अब इन देशों के दौरे पर शहबाज शरीफ निकल रहे हैं, यानी अपने मित्र देशों के दौरे पर शहबाज शरीफ निकल रहे हैं, जिसमें तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान शामिल हैं। और यही बेसिक अंतर बहसर अगर देखें भारत और पाकिस्तान में है। ये सिर्फ मित्र देशों का ही दौरा करते रह जाएंगे, या तुर्की जाएंगे, ईरान जाएंगे, तजाकिस्तान जाएंगे, अजरबैजान जाएंगे, क्योंकि पता है यही इनकी हाय तौबा सुनी जाएगी और तो कहीं कोई सुनेगा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देखिए कि तुर्की ने इनको मिलिटरीली सपोर्ट किया था, उनके जहाज C-130 लैंड किए थे, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो सोंगर ड्रोन्स थे, ये हाथी ड्रोन्स थे, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो टर्की से उनको पहले भी मिले हुए हैं। दूसरी कौन सी कंट्री है? अजरबैजान। हमने आर्मीनिया को आकाश सिस्टम 6000 करोड़ के बेचे थे। तो कहीं ना कहीं आर्मीनिया ने जब नागोर्नो काराबाख में विक्ट्री ली थी, उसके बाद से आर्मीनिया का अलाइनमेंट हमारे साथ ज्यादा है, अजरबैजान का टर्की के साथ ज्यादा है। तो अगर आप पाकिस्तान को देखें तो उन देशों के पास जा रहे हैं जिन देशों के पास से या तो उनको मिलिट्री सपोर्ट मिला। ईरान उनका दोस्त नहीं है,
लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है शिया नेशंस के अंदर। तो सबसे बड़ा जो मेजर प्लेयर वो ईरान है। और ईरान के साथ तो इनकी लड़ाई हुई थी एक्चुअली जनवरी लास्ट ईयर के अंदर। अगर आप 16 से 24 का पीरियड देखें तो उसमें दोनों ने मिसाइल्स और जहाजों का इस्तेमाल किया था, टारगेट सिस्टम जो बलूचिस्तान में थे, और उस साइड पे ईरान की साइड पे उन्होंने अटैक किए थे जो सुन्नी मुस्लिम एलिमेंट्स थे वहां पे। लेकिन फिर भी वो ईरान को अपनी साइड लेना चाहते हैं। अब भारत की बात करें तो हमारा 7 ग्रुप्स का डेलीगेशन है, 32 कंट्री में जा रहे हैं। हम क्या मैसेज दे रहे हैं? ऑल पार्टी डेलीगेशन है ये एक पार्टी का नहीं है, ये ऑल पार्टी है। इसमें अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं। अगर हम देखें, थरूर लीड कर रहा है यूएसए के अंदर, सुप्रिया सूले लीड कर रही है कतार में, और कानिमोजी लीड कर रही है मॉस्को के अंदर। तो हम दिखा रहे हैं कि हमारा जो देश है वो यूनाइटेड है। हम उन सभी देशों के पास जा रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के हो, चाहे वो पश्चिमी देश हो। मुझे 30 सेकंड्स और दीजिएगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। हम यहां तक है कि हम छोटे देशों के पास भी जा रहे हैं, जैसे कि सियरा लियोन हो गया, अल्जीरिया हो गया, गायना हो गया, पनामा हो गया। इसलिए जा रहे हैं हम छोटे देशों के पास क्योंकि वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो कितनी सोच समझ के साथ हमने देशों को चूज किया। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के क्लोज लिंक्स हैं जो टेरर एलिमेंट्स के साथ, आपने देखा ही था, हाफिज सईद भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं और यूएन ने भी किया है, यूएसए ने भी किया है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, हम तो यूएसए जा रहे हैं, हम उनको ये बता रहे हैं कि हम तो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन ये युद्ध हम पे थोपा गया था। और जो टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं उनको तो आप ही ने ग्लोबल टेररिस्ट करके रखा हुआ, उनके ऊपर अवार्ड रखे हुए हैं $10-10 मिलियन के। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कन्विंसिंग का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। हमने जो भी हमारे मेजर पॉइंट्स हैं वो लेके जा रहे हैं, डोजियर्स लेके जा रहे हैं, और एक ऐसा इंप्रेशन बना रहे हैं कि भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, भारत शांति चाहता है। लेकिन एक ही देश है पूरे इस एरिया के अंदर जिसने सब जगह पे टेररिज्म फैला के रखा है। पाकिस्तान को एक्सपोज करना है। पाकिस्तान तो 4 देशों तक ही सीमित है, उनके प्रधानमंत्री 4 देशों में जा रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो दुनिया के अलग अलग कोने में जा रहा है। हमारे 7 डेलीगेशन दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं और पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खोल रहे हैं। यही है पाकिस्तान और भारत के बीच में डिफरेंस। रूस से लेकर जापान और यूएई से लेकर बहरीन तक दुनिया के अलग अलग मुल्कों के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की आतंकी सोच को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान मजहब के नाम पर आतंकवाद फैलाता है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का अंतर बड़े अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it says killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This, one must remember, and they constantly use this to justify their terrorism. जब भी आप लोग भारत से दूर हैं, भारत की बात जब भी करें तो हमेशा ये बताइए कि 2 रास्ते चुनने को मिले थे 47 में। एक रास्ता था सामूहिक रास्ता जिसमें हम लोग ने ये निर्णय लिया था हम लोग सब मिलकर रहेंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे, गुलदस्ते जैसा देश बनाएंगे जिसमें विभिन्न रंग के फूल, विभिन्न सुगंध के फूल एक साथ इकट्ठा होकर उसको भारतवर्ष कहेंगे, भारत माता कहेंगे। और किसी और ने एक देश बनाया था जिसने कहा था कि हम सिर्फ धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर एक देश बना रहे हैं। वो बात साबित हो गई, कुछ ही सालों में वो बात साबित हो गई कि धर्म के नाम पर देश नहीं बना करते हैं। बांग्लादेश बना, भारत का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो 2 अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा को आज भी वो लेकर
अपना राह पर लागते हैं। एक विचारधारा जो सामूहिक, जिसमें इंक्लूसिव और सब लोग जिसमें एक जगह है, वो विचारधारा, और एक वो जिसमें वो आज तक तय नहीं कर पाए कि उस विचारधारा में कौन है और कौन नहीं है, आपस में रह नहीं पाते, आपस में जी नहीं पाते, और जो लोग एक साथ जीते हैं, एक साथ दिवाली, होली, ईद और बकरीद और क्रिसमस मनाते हैं, उनके बाद उनके लिए इतनी ईर्ष्या रखते हैं, उनके लिए इतना हेट रखते हैं। तो दोनों देशों के बीच का फर्क सलमान खुर्शीद समझा रहे थे कि हमने गुलदस्ते जैसा देश बनाया जहां सब सामूहिक तौर पर एक साथ मिलकर चल रहे थे, तो पाकिस्तान ने एक धर्म, एक मजहब के आधार पर देश बनाया, मुल्क बनाया, जो अब बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। जहां जो जाहिल लोग हैं वो पाकिस्तान को कहां पहुंचा रहे हैं, ये सलमान खुर्शीद बता रहे हैं। लेकिन सबसे अहम टिक्कू सर, जो आप सुन रहे होंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिस इस्लामिक चोले को पहनकर पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जिसकी हिमायती बनने की पाकिस्तान कोशिश करता है, उसको असली चेहरा बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये बता रहे हैं कि वो इस्लाम नहीं है जो आप करते हैं, एक इनोसेंट को मारना इस्लाम नहीं सिखाता, और आप बेवजह कुरान को कोट करते हैं, ये गलत है। पाकिस्तान में टेररिस्ट और आईएसआई तकफीरी आइडियोलॉजी एकदम समान है, ये है पाकिस्तान को एक्सपोज करना। प्राची जी, एक सेंट्रल थीम जो हमारे डेलीगेशन की है हर देश में जाकर, वो उसके एक दो पॉइंट्स हैं। पहला कि पाकिस्तान में जिहादी टेररिज्म कई सालों से पल रहा है, पनप रहा है, और पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट होता है और पूरी दुनिया को इससे बहुत ज़बरदस्त खतरा है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के जिहादी जो हैं, ये टेररिस्ट जो हैं, वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके ये जिहाद चलाते हैं, ये टेररिज्म चलाते हैं, ये ब्रूटल एट्रॉसिटीज़ कमिट करते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट है। और बहुत अच्छा लगा ओवैसी साहब के मुंह से सुना, क्योंकि वो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एक बैरिस्टर भी हैं, और उनकी अपनी छवि है इस्लामिक वर्ल्ड में। तो उनके मुंह से ये बात सुनना कि भाई कुरान शरीफ को भी गलत इस्तेमाल किया जाता है और हदीस को भी गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये मैसेज जो है ना, ये सबसे ज़रूरी मैसेज है, मैं मानता हूँ। क्योंकि हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 1000 कट्स की पॉलिसी चलाई, हमेशा इस्तेमाल किया गया धर्म को, मज़हब को, और ओवैसी साहब ने बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट किया कि ये गलत इस्तेमाल होता है कुरानिक कॉन्सेप्ट का या हदीस का। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और जो इतने सारे देशों में जो हमारे डेलीगेट्स गए, एक और मैसेज था इसका, वो ये था कि पाकिस्तान अगर अपने इस काम से बाज नहीं आएगा और भारत पर बार बार वो हमले करते रहेगा, ये आतंकवादी भेजता रहेगा, तो इससे पूरे विश्व को खतरा है। क्योंकि भारत अब इस बात को नहीं मानेगा, युद्ध छिड़ सकता है, और वो युद्ध जो है किसी के लिए ठीक नहीं होगा। ये तीन मैसेजेस जो थी, इंडिया ने मेरे ख्याल से इतने सारे डेलीगेट्स भेजकर काफ़ी देशों में, वैसे ही पता था उनको कि टेररिज्म पाकिस्तान से आ रहा है, इसको रीइंफोर्स किया गया और अच्छी तरीके से रीइंफोर्स किया गया। देखिए, ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की डेलीगेशन गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत में और पाकिस्तान में अंतर क्या है। भारत और पाकिस्तान को जो लोग जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझना होगा कि अब भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट 3 ईयर में जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अमेरिका और चीन को सीधी टक्कर देने की तैयारी है। इकोनॉमी सुपर पावर की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा असर होगा। IMF और G20 के मंच पर भारत का प्रभाव और मजबूत होगा। मेक इन इंडिया की थीम पर चलते भारत इस मुकाम तक पहुंचा है, ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। तो दोनों ही देश, पाकिस्तान को एक्सपोज भारत हर मोर्चे पर कर रहा है। और सिन्हा सर, एक देश पाकिस्तान है जो गीदड़ भभकियां देगा, रोएगा, बिलबिलाएगा, इस्लाम को गलत तरीके से कोट करेगा और IMF के सामने जाकर कटोरा लेकर बैठ जाएगा, भीख मांगेगा। और दूसरी तरफ है भारत, जैसा भी सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे कि गुलदस्ते की तरह हमारा ये खूबसूरत देश है, जब सब साथ मिलकर चलते हैं। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन रहे हैं, ये अंतर है। देखिए प्राची, जो सबसे अहम बात सलमान खुर्शीद ने कही
गुलदस्ते की तो बात की, और दूसरा उन्होंने क्या कि पाकिस्तान में क्या बचा। हम साथ चले थे, जर्नी एक साथ शुरू हुई 1947 में, और हम क्या से क्या हो गए, एक उनकी वर्डिंग है, हम क्या से को, और पूरी विश्व में। और आपने बड़ा अच्छा इसको जोड़ा, जबकि आपने दिखाया कि कैसे हम अर्थव्यवस्था का ही यदि हम लें केवल, तो हम कैसे पायदानों को कैसे लांग रहे हैं। हम देखिए 2016 के आसपास में 10वें पायदान पे थे, आज हम चौथे पायदान में छलांग लगा के पहुंच गए। और आपने दिखाया मोर देन 4 ट्रिलियन डॉलर, मोर देन 4.1 के आसपास में हमारे ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हुई। और हम अभी जो तीसरे नंबर पे चल रहा है, जर्मनी को आपने शायद बताया कि ऐसा आकलन है कि 3 साल में, क्योंकि वो 4.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, और चाइना की इकॉनमी है 19 मोर देन 19 ट्रिलियन डॉलर, और अमेरिका की मोर देन 30 ट्रिलियन डॉलर। अब ये है कि हम कहाँ पहुँचेंगे। ये 3 साल का आंकड़ों को तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि एक आई है रिपोर्ट, ये नहीं कि हम केवल 6.7% से बढ़ेंगे। एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है, खबर, और बहुत तेज़ी से भी ये चल रही है, ये कोई सोशल मीडिया की नहीं है, ये वर्ल्ड जो IMF की है, वर्ल्ड बैंक की एक आंकड़न, कि भारत 15% सोच सकती हैं, चाइना ने 12% से अपनी छलांग लगाई थी। हाँ। भारत उसको भी क्रॉस करेगा, और ये आंकड़े आ गए तो तकरीबन 1.5 साल में हम उस तीसरे पायदान में, और सीधा चैलेंज, क्योंकि देखिए अमेरिका का क्या है, मोर देन 100 ट्रिलियन डॉलर उसकी डेट बर्डन है। तो अमेरिका अभी 250 साल अमेरिका पूरा करेगा 2026 में, और वर्ल्ड की सारे यदि आप लेंगे पूरे, जब से मॉडर्न वर्ल्ड बना है उस समय से 250 के बाद उसका नीचे गिराव शुरू होता है। तो अमेरिका का गिराव तो ये देखा जा रहा है। चाइनीज गिराव इज इन ए वेरी वो एक सुपरफिशियल तरीके से। तो मेरा ये मानना है कि आपके 10-12 साल ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले पायदान में पहुंचने के लिए भारत के लिए। और हम ये आवाज़ लगाया जा रहा था वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स फोरम में, आज आप जाके देखिए तो बोलते हैं 2047 2025 के समय ऐसा इमरजेंस, मगर ये पहले हो सकता है। ये कल की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि 15% का, और कोई ऐसा नहीं कि ये कोई सोशल मीडिया का चलाया हुआ रिपोर्ट्स हैं। तो और ऐसा, और ये जो अभी हुआ, ये 4 दिनों का आपने देखा ना, ये आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट अप किया। लोगों ने कहा ना क्यों नहीं कि पाकिस्तान को खत्म कर। पाकिस्तान इज नॉट आवर कंपिटिटर। हम चाइना हमारे बैकयार्ड में खड़ा है, हमारी मार्च, और ये देखिए निहित होती है जो ब्रह्मांड का कालचक्र जब चलता है ना, वो कालचक्र का एक ऐसा समय आया है, एक ऐसा आया है जिसको हम स्वर्णिम काल कहे, हमने ब्रह्म मुहूर्त कही, ये सब नाम दिया, वो अपने आप अनफोल्ड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मेरी बातों में शायद कहीं रेटरिक दिखाई देगा, मगर इसकी डीपली आप स्टडी कीजिएगा तो ये बहुत बड़ा एक आयाम है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और बहुत बेखूबी से हमने इन चीज़ों को किया, जिसके अंदर में हम ये कह रहे हैं जो हमने शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर, वो थमा है। और उसका आप देख रही हैं डिप्लोमेटिक जो अभी हम, एक तो मिलिट्री फेज था, काइनेटिक फेज था 4 दिन में, ये जिसको दूसरे देशों को सालों साल लग गया। These are frozen conflicts. India Pakistan is a frozen conflict. जो हम देख रहे हैं यूक्रेन रशिया, these are frozen conflict. उसी तरह जो वेस्ट एशिया में, वहाँ लोगों को इतनी समझ नहीं आई कि हम कैसे वॉर को पॉज करके कैसे हम छलांग मारें। तो वहाँ गलतियाँ हुई। मॉडर्न एरिया में इंडिया ने 21st सेंचुरी के बैटलफील्ड में एक बहुत अधिपत, और इसकी बहुत पढ़ाई होगी और लोग पढ़ रहे हैं इसको। और देखिएगा, हम केवल ये नहीं प्रूव किए कि हम मिलिट्री डोमेन में उसका एक सिनर्जिक वे में हम जिस तरह से इमर्ज आउट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए हर मायने में पाकिस्तान को तो धूल चटाई, लेकिन अपनी देश की ग्रोथ को रुकने नहीं दिया, और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। और ये अनुमान है कि 3 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। तो ये भारत की पहचान है, और पाकिस्तान कैसे पिछड़ रहा है, और पाकिस्तान कैसे जिहादी सोच की वजह से लगातार आतंकवाद का एक स्वरूप बन गया है, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। बहुत शुक्रिया सिन्हा सर, बहल सर और टिक्कू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।